हिमाचल का रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन सरकार जरूर बदल गई। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बहुमत से जीत का जश्न तो बीजेपी जरूर मना रही है और जीत का सेहरा भी मोदी जी के सिर पर ही सजाया जा रहा है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताकर जिस तरीके से बीजेपी को नकार दिया है, उस पर बीजेपी को ज्यादा गहन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है और पीएम मोदी का दूसरा घर भी कहा जाता है। लेकिन वहां से बीजेपी को इतनी करारी हार मिलने के बाद भी एक सवाल तक गोदी मीडिया जेपी नड्डा से नहीं पूछ रही है और ना ही बीजेपी से पूछ रही है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जो मैजिक था वो क्यों नहीं चला। डबल इंजन की जो सरकार का दम भरा जाता है, यहां पर वो दम क्यों नहीं दिखा। सोशल मीडिया की जनता जरूर इस पूरे मामले में जेपी नड्डा को घेरने में लगी हुई है और उनसे सवाल भी कर रही है और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की सारी जो तारीफें की जाती हैं उन पर भी सवाल खड़ी कर रही है। वैसे आपको बता दें कि जेपी नड्डा जिस तरह से हिमाचल में दम भर रहे थे जीत का, उस पर पानी फिरने के साथ साथ ये भी समझ गए हैं कि हिमाचल भले ही उनका गृह राज्य क्यों ना हो, लेकिन वहां की जनता उनको वहां का नहीं मानती है। इसीलिए तो नड्डा के साथ साथ बीजेपी को हिमाचल से खदेड़ने का काम हिमाचल की जनता ने किया है, यानी पहाड़ की जनता ने किया है। हिमाचल में बीजेपी के हारने की कई वजह बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर उन मुद्दों पर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो शायद इतना प्रतिशत वोटिंग का नहीं गिरता। अब क्या वो वजह है, किस तरीके से बीजेपी को हिमाचल में मुंह की खानी पड़ी है, वो सब आपको एक एक करके बताते हैं और ऐसी 7 बड़ी हार की वजह यानी कारण बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन सब पर एक एक करके आपको नजर डालते हैं। सबसे पहला है बागियों का जो है बीजेपी के खिलाफ हो जाना, यानी जो बागी नेता थे, बीजेपी के खुद के बड़े बड़े नेता थे जिन पर बीजेपी भरोसा जता सकती थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली। आपको वो वीडियो भी याद होगा जो हिमाचल चुनाव में काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लोगों ने चुटकियां भी ली थी जिसमें पीएम मोदी एक बागी को सीधा फोन करके बैठने के लिए बोल रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की बात बागी नेता ने नहीं मानी और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जानती थी कि बागी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगावत सरकार गिरा देगी, यह अंदाजा शायद सपने में भी नहीं किया होगा। अब जरा इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हिमाचल की 68 सीटों में से 21 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से कुछ सीटों के उदाहरण इसे और बारीकी से समझने के लिए जरूरी है, जिसमें फतेहपुर सीट आती है। फतेहपुर सीट से बीजेपी ने कैंडिडेट बदला और कृपाल परमार की जगह मंत्री राकेश पठानिया को टिकट दे दिया। ये वही कृपाल परमार है जिन्हें पीएम मोदी का करीबी कहा जा रहा था और इन्हें ही पीएम समझा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन वो नहीं मानने के बाद ही पठानिया के सामने चुनाव लड़े और अब वहां से जयराम ठाकुर के मंत्री राकेश पठानिया हार चुके हैं और कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया जीत गए हैं। कृपाल परमार को करीब 5% वोट मिले, जिसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। अब जेपी नड्डा के गृह जिले की सीट हमीरपुर पर नजर डालें तो वहां बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और यह सीट भी कांटे की टक्कर वाली ही साबित हुई। ऐसा नहीं है कि बगावत सिर्फ बीजेपी में हुई, कांग्रेस में भी काफी ज्यादा बागी खड़े हुए थे और कांग्रेस ने 30 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन जहां तक नुकसान की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को ज्यादा हुआ है। वैसे भी अपने अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी अगर अपने अध्यक्ष के राज्य में ही बगावत से हार जाते हैं तो बात बहुत बड़ी है। लेकिन हार के लिए कोई इकलौता कारण जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा भी और भी वजह है। एंटी इनकम्बेंसी, जी हाँ, इसी की वजह से बीजेपी ने अपने 11 उम्मीदवार बदले थे और 2 मंत्रियों के क्षेत्र भी बदल दिए, क्योंकि पार्टी को अंदाजा था कि जनता जयराम ठाकुर के काम से संतुष्ट नहीं है, जो नतीजों में साफ झलक भी रहा है। तीसरा, अगर बात की जाए पुरानी पेंशन स्कीम, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगी। इसका विश्वास जनता को इसलिए भी हो गया क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि देखिए हमने वहां पर पुरानी पेंशन लागू की है। यह हिमाचल में बड़ा मुद्दा इसलिए था क्योंकि वहां रिटायर्ड कर्मचारियों की बड़ी संख्या है और करीब 4.5 लाख मौजूदा कर्मचारी भी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। इन कर्मचारियों की संख्या को अगर औसत करके देखा जाए तो करीब 3000 हर सीट पर होते हैं, जो हिमाचल में एक सीट पर किसी का भी खेल बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। और बात की जाए चौथी ऐसी वजह की हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखता है।
बगावत के साथ साथ बीजेपी के लिए रवायत भी भारी साबित हुई है और ट्रेंड को बरकरार रखते हुए हिमाचल की जनता ने सरकार फिर से 5 साल में बदल डाली। सेब किसानों की नाराजगी भी एक मुख्य वजह बनी है बीजेपी के हारने के लिए। हिमाचल में सेब किसान काफी ज्यादा हैं और उनकी नाराजगी ने बड़ा अहम रोल निभाया है। सेब किसान हिमाचल में बड़ी संख्या में करीब 25 सीटों पर सीधा असर रखते हैं। वो सेब पैकेजिंग के सामान पर जीएसटी 12 से 18% करने और कीटनाशक का रेट बढ़ने के साथ ही एपीएमसी के नियमों को लेकर भी नाराज नजर आ रहे थे। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हिमाचल चुनाव के नतीजों में बेरोजगारी और महंगाई का जो असर देखने को मिला है, इससे यह साबित होता है कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को नजरअंदाज किया, कांग्रेस से उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा, क्योंकि यहां के युवा बड़ी संख्या में सेना की नौकरी में जाते हैं और अग्निपथ स्कीम का विरोध यहां के युवाओं ने जोरदार तरीके से किया था। इसके अलावा बेरोजगारी का हाल यहां भी देश से कुछ अलग नहीं है। महंगाई भी बहुत अहम रोल निभाया है इस बार बीजेपी को हिमाचल से बाहर करने में। महंगाई के तड़के ने यहां बीजेपी के खेमे में ऐसी सियासी गर्मी पैदा की कि नतीजों से पहले ही सीएम जयराम ठाकुर शिमला में बैठक करने बैठ गए थे और उन्हें अंदाजा पहले से ही हो गया था कि यहां पर बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है और ठीक वैसा ही हुआ। वक्त गुजरा और सीधा सीधा बीजेपी के हाथों से हिमाचल प्रदेश निकल गया। लेकिन इन सभी चीजों पर बात करने के अलावा बाकी सब पर बात हो रही है। अब सोशल मीडिया की जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको एक करके बता देते हैं। सबसे पहले ट्वीट आपकी स्क्रीन पर निगार परवीन का लिखती हैं, रामपुर में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह गला घोटा गया है उससे आहत हूं। खतौली की जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा, जयंत चौधरी ने यह बयान दिया है। अगला ट्वीट है रोफल गांधी का, लिखते हैं, गुजरात ने अपने बेटे मोदी को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो केंद्र में ताकतवर है, राज्य को फायदा देता है। लेकिन हिमाचल की जनता ने अपने नड्डा को नकार दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ रबर स्टैंप है, दिल्ली में एक पेटी सेब तक नहीं बिकवा सकती उनकी। इस तरह से रोफल गांधी ने ट्वीट किया है। अगला ट्वीट है पुनीत कुमार सिंह का, लिखते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह जनपद में चुनाव हारे हैं लेकिन नेशनल टीवी की हिम्मत नहीं है कि उस पर बात कर लें। सिर्फ और सिर्फ गुजरात पर महिमा मंडन में लिप्त है गोदी मीडिया। अगला ट्वीट श्रीनिवास बीवी का है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी मिस्कॉन पार्टी के अध्यक्ष अपने गृह राज्य में सरकार को नहीं बचा पाए। भारत के पीएम हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां करके निर्दलीय उम्मीदवारों को खुद फोन लगाकर हार नहीं टाल पाए। लेकिन आप टीवी खोलेंगे तो ऐसा लगेगा मानो गुजरात ही देश है, हिमाचल प्रदेश कुछ भी नहीं है। श्रीनिवास बीवी ने ये ट्वीट किया है। एक और ट्वीट है पुनीत कुमार सिंह का, लिखते हैं, अंजना जी का बस चले तो हिमाचल में भाजपा को ही जिता दें। इस तरीके का ट्वीट किया गया है। और अगला एक ट्वीट है राजीव खरे करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं कि इन मैडम जी का तो जयकारा लगाने का मन कर रहा है पुनीत जी। इस तरह से इनका जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो इस पूरे मामले पर लिख रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिमाचल में जेपी नड्डा का गृह राज्य होने के बावजूद भी बीजेपी जिस बुरी कंडीशन में हारी है, ऐसे में आखिर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि गृह राज्य में हारने का दुख छुपाया जा रहा है गुजरात में जश्न मनाकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।